एक आप पे क्रिटिसिज्म ये दिया जाता है कि इमरान खान फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस के अंदर अगर कोई एक इंपॉर्टेंट तरीन कैरेक्टर है जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए वो असद उमर है। सारी जिम्मेदारी मेरी है, 100% इल्जाम कबूल। इनिशियली जब आप लोग IMF के पास नहीं गए तो दैट वाज अ वेरी स्टबर्न बैड मूव। कोई डेटा नहीं है ये सपोर्ट करने के लिए कि हमारा नुकसान हुआ IMF के साथ एग्रीमेंट लेट करने में। सीड ऑफ डिसकंटेंट थी बिटवीन जनरल बाजवा, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान था, वो इकोनॉमिक फॉल आउट था एंड यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं आपको ये भी बता दूंगा, मुझे दोबारा उस पोजीशन में डालें, मैं फिर वही करूंगा। 3.9 से इन्फ्लेशन हमारी 2018 में जंप की 9.4 पे। रुपी जो है वो डिप्रिशिएट किया 35%, $124 से गया 164 के ऊपर। बाकी डेटा पॉइंट जो हैं आपके तकरीबन ठीक थे, एग्जैक्टली वो भी ठीक नहीं थे। ये तो रिजर्व वाला तो बिल्कुल ही गलत है। ये पता नहीं तुम्हें किसने बता दिया। एक चीज आपने बार मेंशन की कि आर्टिफिशियली सस्टेन किया था डार ने डॉलर को, लेकिन इस दफा फिर वो क्यों नहीं कर सके आर्टिफिशियली सस्टेन अगर पहले किया इतना अरसा? क्योंकि हुआ कि बहुत अच्छा सवाल है। मरियम नवाज बेहतर है उस्मान गुलजार से? मरियम नवाज बेहतर एज व्हाट? सीएम पंजाब? एज सीएम पंजाब इन टोटलिटी नो। इन टोटलिटी नो? नो, एब्सोल्युटली नो। आई वाज एक्सपेक्टिंग द आंसर की उठ से कि नहीं मरियम नवाज बेहतर है। उस्मान बुज़दार के वजीर आला होते हुए लोगों के घरों के अंदर रेड्स हो के उनके घर नहीं तोड़े जाते थे। यार नून वाले और कुछ हो ना यार, ये शरीफ खानदान जो है ना मईशत के लिए बड़ा अच्छा होता है। 8 साल में इस्माइल साहब, आपको पता है कितनी टोटल एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है पाकिस्तान की? -$500 मिलियन। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है ऐसा नहीं है। मेरे पास डेटा कहां से है? मैं अपने घर से लेके आया हूं। अगर आपको हुकूमत दोबारा मिलती है तो नहीं, मुझे क्यों मिलेगी? तहरीक इंसाफ को मिलती है, इमरान खान को मिलती है। तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान आप ही एक ही चीज है ना? मैं बड़ा फर्क है यार, कमाल। मैं रिटायर्ड बाबा, मेरा क्या? तो रिटायरमेंट से वापस तो आएंगे। ठीक है, PTI की कमेंट आ गई, मुझसे मशवरा कर रहे हैं। तो आपको मैंने कंटेंट दे दिया कि ऐसे तो जिस दिन इमरान खान वापस आ रहे हैं ऐसे तो मैं रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जैसी देखी ना डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई है, उन्होंने बताया वो पता वो उधर बूट पॉलिश की रखी हुई, जल्दी से लेके आओ, जल्दी से लेके आओ। और उन्होंने धड़ाधड़ जो है ना पॉलिश शुरू कर दी। और मियां साहब कुछ ते खुदा दा खौफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वेरी 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 स्पेशल एपिसोड हियर एट ना। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड बिकॉज मेरे साथ आज मौजूद हैं असद उमर सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पेशियां भुगता रहे हैं? जी मैं अभी दहशतगर्दी अदालत से आ रहा हूँ। तो क्यों दहशतगर्दी करते हैं? क्यों ये किया? बड़ा अच्छा सवाल है यार, मैं भी इसके गौर कर रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा दहशतगर्द क्यों हूँ। किसने कहा था आपको? किसने कहा था? और वो भी देखिए कमाल की दहशतगर्दी, कोई छोटी मोटी करें आप इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी एक ही वक्त में दहशतगर्दी कर रहे हैं। कमाल की बात के नहीं। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं गद्दारे वतन के साथ बैठा हूँ, नशिस्त संभाली है मैंने उनके साथ। असूलन तो मैं भी गद्दार ठहराया जाना चाहिए इसके बाद। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अच्छा असद भाई, आगाज करेंगे आपके PTI टेन्योर से, ठीक है? सिंस आप गद्दार हैं तो आपसे सख्त सवाल करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम ग्रेजुअली अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाएंगे और फाइनली आप तक गजा का सवाल भी करना बहुत ज़रूरी है। एक आप पे क्रिटिसिज्म ये दिया जाता है कि इमरान खान फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस के अंदर अगर कोई एक इंपॉर्टेंट तरीन कैरेक्टर है जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए वो असद उमर है। वो इस लिहाज से जिसके पीछे काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि सिंस यू हैड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री, फाइनेंस आपके पास है, इकोनॉमिक्स पूरी दुनिया का, पाकिस्तान का आपके हाथ में है, तो उस टाइम आपने जब आप लोग IMF के पास नहीं गए तो दैट वाज अ वेरी स्टबर्न एंड बैड मूव। उसका नुकसान ये हुआ कि इवेंचुअली आपका डॉलर जो है वो राइज कर गया और आपका फॉर्मली जब आप एग्रीमेंट नहीं होता IMF का तो उसने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जिच किया। इवेंचुअली जो सीड ऑफ डिसकंटेंट थी बिटवीन जनरल बाजवा, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान था, वो इकोनॉमिक फॉल आउट था एंड यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बिल्कुल, सारी जिम्मेदारी मेरी है, 100% इल्जाम कबूल। भाईजान ये जो है ना, ये रटी रटाई स्टोरी जो स्टेटस को इकोनॉमिक्स की स्टोरी है ना, बगैर एक डेटा पॉइंट की, मैं चैलेंज करता हूं इसको, ऑन एयर में चैलेंज कर रहा हूं, मुझे एक डेटा पॉइंट दें। आपने सिर्फ एक चीज का जिक्र किया भी, मैं उसका आपको बताऊंगा, उसका जवाब दूंगा, ठीक है? लेकिन आपने तो ये एक चीज का जिक्र कर दिया है, कोई एक चीज का भी जिक्र नहीं करता। बिकॉज कोई डेटा नहीं है ये सपोर्ट करने के लिए कि हमारा नुकसान हुआ IMF के साथ एग्रीमेंट लेट करने में। ठीक है जी। मैं आपको ये बता दूंगा क्यों लेट किया, मैं आपको ये भी बता दूंगा, मुझे दोबारा उस पोजीशन में डालें,
मैं फिर वही करूंगा। अच्छा, जो मैंने किया मैं आज तक समझता हूं कि वो ठीक किया। एक चीज मैं ऐड कर दूं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो आपने किया उससे 3.9 से इन्फ्लेशन हमारी 2018 में जंप की 9.4 पे। हमारा रुपी जो है वो डिप्रिशिएट किया 35%, $124 से गया 164 के ऊपर। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो वो 16.4 अरब डॉलर से डिक्रीज करके 7.3 अरब तक रह गया। ओके, पहला ये तो आखिरी वाले, बाकी डेटा पॉइंट जो हैं आपके तकरीबन ठीक है, एग्जैक्टली वो भी ठीक नहीं थे। ये तो रिजर्व वाला तो बिल्कुल ही गलत है। ये पता नहीं तुम्हें किसने बता दिया भाई। जिस वक्त हमें मिली हुकूमत, स्टेट बैंक का डेटा होता है, वहां पे देख लें, ठीक है, जो रिजर्व्स मिले थे जिस दिन मैं 8 महीने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री से गया हूं, आपकी रिजर्व पोजीशन के अंदर नेट चेंज कुछ भी नहीं थी, ना होने के बराबर थी। ओके, ठीक है, जितने मिले थे उतने ही छोड़ के गए, राइट। वो इसलिए कि हमने रिजर्व्स बिल्ड किए थे। $3 बिलियन सऊदी अरेबिया से, $3 बिलियन चाइना से, $2 बिलियन यूएई से, डिफर्ड पेमेंट ऑयल फैसिलिटी, वो $8 बिलियन और वो डिफर्ड पेमेंट ऑयल फैसिलिटी जो है वो आज भी चल रही है। वो अगर इतना बुरा काम था ना, कहते हैं IMF के पास जाना चाहिए, इधर क्यों गए थे? वो फैसिलिटीज आज भी चल रही हैं। वो जो हमारे लाए हुए उस 8 महीने का पैसा वो निकाल दें, इस वक्त आप बैंकक्रप्ट हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है। 8 महीने हमारे, हम एक फॉरेन एक्सटर्नल अकाउंट क्राइसिस इनहेरिट करते हैं जो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन क्राइसिस है। कभी पाकिस्तान में अशीर उसका नहीं हुआ था एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर जो उस वक्त हुआ था। वो क्या हो रहा था? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है 2013 में और सालाना खसारा जो है वो $2 अरब से थोड़ा सा ज्यादा है। हमारी हुकूमत आती है और उससे पहले जो 3 महीने गुजरे हैं, माहाना खसारा $2.1 अरब है, जो साल का यानी 12 गुना इजाफा हो चुका है। रिजर्व्स जो हैं वो कम तरीन लेवल के ऊपर हैं, वो चंद हफ्तों के सिर्फ रिजर्व रह गए हैं। और जो आपको नहीं नजर आता, जो नहीं रिपोर्ट होता, स्टेट बैंक कर रही है फॉरवर्ड स्वैप्स आपके, वो टेक्निकल टर्म है बट आप समझ लें वो भी कर्जा ही लेना है, लेकिन वो बुक्स पे नहीं नजर आ रहा। अगर मैं उसको निकाल दूं ना तो आपके रिजर्व सिफर थे जब आपको हुकूमत मिली जनाब। $2.1 अरब का खसारा महीने का हो रहा है। हमने जो एक्शंस लिए उस 8 महीने के पीरियड के अंदर 65% आपके माहाना खसारे के अंदर कमी हुई। रिजर्व्स मैंने आपको बताया, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, चाइना से पैसा आया और वो कॉम्बिनेशन थी इमरान खान की क्रेडिबिलिटी, मेरा कारनामा नहीं था, इमरान खान की क्रेडिबिलिटी और पाकिस्तान फौज की पूरी सपोर्ट थी उसके अंदर। जनरल बाजवा की, जनरल आसिम मुनीर उस वक्त ISI थे, इनकी सपोर्ट के साथ ये पैसा इकट्ठा हुआ, रिजर्व्स बैलेंस के अंदर से। एक्सचेंज रेट जो है वो 127 रुपए के करीब था हमारा इलेक्शन जिस दिन हुआ है, और जिस दिन मैं हटा हूं उस दिन 142 रुपए था, 15 रुपए गिरा था 8 महीने के अंदर। इन्फ्लेशन जो है वो आप एग्जैक्ट डेटा पता नहीं कहां से लेके आए, लेकिन इन्फ्लेशन CPI के अंदर मुश्किल से 2% का इजाफा हुआ था उस 8 महीने में। 8 महीने का जवाब दे हूं, राइट, ठीक है। मैं उससे पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका जवाब दे नहीं हूं, क्योंकि रिमेंबर मैं बनाऊं मिनिस्टर अगस्त 20 को, तो 1 महीना 20 दिन पहले गुजर चुके हैं साल के, और आखिरी जो उसके 2.5 महीने हैं, 2.25 महीने, उसमें हफीज शेख है। तो 8 महीने का मैं जिम्मेदार हूं, इसलिए 8 महीने बार बार इसलिए कह रहा हूं, मैंने कहा वजाहत कर दूं। आप को मैंने बता दिया ग्रोथ रेट इतनी बड़ी एक्सटर्नल, जैसे 65% हमने कमी की, और आपको पता है वो जब कमी करते हैं तो आपको एक्सचेंज रेट डिवैल्यू करना पड़ता है, आपको इंपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल करने पड़ते हैं, आप बेसिकली ब्रेकें लगाते हैं इकोनॉमी की ताकि इंपोर्ट्स कंट्रोल की जा सके, क्योंकि फौरी तौर पे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती है। GDP ग्रोथ आपकी स्लो डाउन हुई, फिर भी पॉजिटिव थी, 1.9% पॉजिटिव थी। अब आ जाए जरा 3 साल आगे, अब आ गए बहुत बड़े माहिर इकोनॉमिस्ट, ठीक है सर, जिनसे फौज बिल्कुल भी नाराज नहीं, राइट, वो आज भी हुकूमत के अंदर है। मिफ्ताह इस्माइल पहले फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर, शहबाज शरीफ, यही शहबाज शरीफ, क्या हुआ था रुपए के साथ? रुपया 172 रुपए से गिर के 300 रुपए के ऊपर। मेरे वक्त में मैंने 8 महीने आपको क्या बताया, उसके अंदर 15 रुपए गिरा है, और यहां पर 172 175 के लगभग आप लगा ले, वहां से वो गिरता है और वो 300 से ऊपर जाता है।
अफराते ज़र पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी होती है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 48-49% पे पहुंचता है। पूरी सालाना जो CPI है, जो 9% आप कह रहे हैं, जो आपको ज्यादा लग रहा है, वो CPI 38% पे पहुंचता है। आपके रिजर्व्स गिरते हैं, $3 बिलियन पे आ जाते हैं। सर ये कंपैरिजन है। हम निकम्मे थे, हमें काम नहीं करना आता था, हम IMF के पास देर से गए। अच्छा, अब मैं जरा सी टेक्निकल बातें करूं, बिकॉज ये काम जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम जो है वो सिर्फ अवाम का नहीं है, मैं लेकिन बुनियादी तौर पे अवाम का है। बुनियादी तौर पे मैं आखिरी 1 मिनट और लूंगा, ठीक है। आपका बॉन्ड होता है, पाकिस्तानी जो डॉलर बॉन्ड बाहर इशू करते हैं ना, उसकी प्राइसिंग जो ना, अब ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा, अब ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं। आप अगर जरा से भी इकोनॉमी फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा दुनिया की सबसे शफाफ संगदिल मार्केट जो है वो डॉलर बॉन्ड मार्केट है। इक्विटी मार्केट में फिर भी इमोशंस पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता है। डॉलर बॉन्ड मार्केट इज, आप जाके हमारी बॉन्ड की, पाकिस्तान की प्राइसिंग देखें जिस दिन मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना हूं और इतना बड़ा क्राइसिस इनहेरिट किया है और जिस दिन उसकी एंडिंग होती है। आपके जो फॉरवर्ड स्वैप्स होते हैं, यानी बुनियादी तौर पे आप इंश्योरेंस लेते हैं डिफॉल्ट के अगेंस्ट, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रेट्स हिलते नहीं है। इस 8 महीने में क्या होता है, ये जो शानदार इतनी अच्छी इकोनॉमिक टीम आती है तो क्या होता है, आपके डॉलर बॉन्ड की प्राइस जो ₹100 के नॉमिनल बॉन्ड है, उसकी कीमत जो है वो ₹40 पे आ जाती है, पर खच्चे उड़ जाते हैं आपके बॉन्ड के। आपके स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रेट 65% पे पहुंचे में, नॉर्मल ये 3% था जिसको मैं अपने वक्त की बात कर रहा हूं। ये ग्लोबल मार्केट कह रही है कि पाकिस्तान में ही हालात है। वो जो कहते हैं ना कि IMF में देर से जाने से होता है, वो इसलिए होता है मेरे भाई कि वो हुकूमतें एक्शन नहीं ले रही होती। वो IMF के साथ नहीं साइन करी, वो बहस करी चली जा रही हैं और फैसले कोई नहीं कर रही। हम मुस्तकिल फैसले करते चले गए। जो फाइनेंसिंग गैप था वो हमने फाइनेंसिंग गैप फिल किया अपने दोस्त ममालिक की फंडिंग से। हेरल्ड क्या नाम था उसका, फिशर नाम था, क्या था, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली नहीं याद है। हेरल्ड फिंगर जो है IMF का मिशन चीफ था, जर्मन था। जब दिसंबर के शुरू में हमारी खत्म हुई ना, मतलब वो जो उन्होंने हमसे मांगा था 90% गैस बढ़ा दो, 50% बिजली बना दो, 142 पे मैं आपको बता रहा हूं, मैं छोड़ के गया था, वो कहते 184 के ऊपर डॉलर को लेके चले जाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा डिमांड थी। तो भाई मैं तो मुंतखब होके आया हूं अवाम के वोट लेके। मेरा काम जो है ना वो कोल्ड ब्लडेड बैंकरों वाले फैसले करना नहीं है। मेरा काम है अपने अवाम की फलाह की हिफाजत करना, उसके लिए लड़ना, और अगर उसके लिए अपनी कुर्सी की कुर्बानी देनी पड़ती है तो वो भी दे देना, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अब मैं उसको टेक्निकल बता रहा हूं। हेरल्ड फिंगर और मेरा हो गया डिसएग्रीमेंट। मैंने कहा अच्छा, मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से करवा रहा था अपनी मैक्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस कि हम जो एक्शंस ले, जैसे मैंने कहा हम तो एक्शंस लेते जा रहे हैं, तो इन एक्शंस का रिजल्ट क्या आएगा। हमारे पास जवाब कुछ और आ रहा है, IMF का फॉर्मूला कुछ और दे रहा है। मैंने स्टेट बैंक के लड़कों, बहुत अच्छी टीम, बेस्ट क्वालिटी टीम हमारे इंस्टीट्यूशन सेटअप पे स्टेट बैंक, और वो लड़का बाहर चला गया, नौजवान, आउटस्टैंडिंग बॉय, उसको मैंने ग्रिल किया। तो बॉटम लाइन कंक्लूजन में, यार तुम इतने ज्यादा IMF से क्या होशियार हो सकते हैं। बॉटम लाइन ये थी कि हमारा इकोनॉमिक मॉडल जो बना हुआ है स्पेसिफिकली पाकिस्तानी कंडीशंस के लिए बना हुआ है। IMF जो मॉडल अप्लाई करे वो जेनेरिक मॉडल है, वो तमाम दुनिया की डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए बना हुआ है। सो देयरफॉर आवर मॉडल इज वी। हेरल्ड फिंगर से मैंने कहा यार ऐसा करते, 3 महीने का ब्रेक करते, हमने अपनी फाइनेंसिंग गैप फिलहाल मीट कर ली है, ठीक है ना, ये पैसा लेके आ गया, हमारे पास टाइम है, हमें जल्दी नहीं है। 3 महीने के बाद दोबारा बात करते हैं। अगर तुम्हारी असम्पशंस ठीक हो गई, हम जो तुम कह रहे हैं मान जाएंगे। मतलब हमारी कोई घर का अपना कोई वो तो नहीं है, कोई मसला, कोई जाती ना का मसला तो नहीं है। और आई अज्यूम कि मेरे ख्याल में IMF को हमारे साथ वो बहुत जुल्म नहीं करने की कोशिश कर रहा था। अगर हमारी प्रोजेक्शंस ठीक निकली तो तुम मॉडिफाई कर लोगे। जब 3 महीने के बाद रीस्टार्ट हुई ना, उसने स्टार्ट पता, क्योंकि प्रोफेशनल आदमी, उसने स्टार्ट पता किधर से किया। यू वर राइट, नॉट मी, दैट वाज स्टेट बैंक के इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको बताया 65% ड्रॉप इन दी एक्सटर्नल डेफिसिट। एनीवे, बॉटम लाइन ये है कि भाई मैं जो भी मेरे साथ बैठना चाहता है पॉडकास्ट पे, जो कोई पीपल्स पार्टी वाला, PMLN वाला, कोई और जो बैठना चाहता है, कोई भी सियासतदान मेरे साथ बैठ जाए और हम ये पूरे इसके थ्रू गुजर जाएंगे। उसके बाद फैसला कर लें क्या सबसे हमने जबरदस्त काम किया, नहीं, आई एम श्योर उससे भी बेहतर हो सकता था। लेकिन ये जो हमारा, जिनसे हमारा सियासी मुकाबला है, मैंने आपको मुवाजना करके बता दिया, उनसे हमने 1000 गुना बेहतर। एक चीज आपने बार हाँ मेंशन की कि आर्टिफिशियली सस्टेन किया था डार ने डॉलर को। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं कहा, ये सबसे पहले मैंने नहीं कहा। लेट्स पुट इट, पता किसने कहा था सबसे
पहले फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मिफ्ता इस्माइल ने। और डॉलर डिवैल्यूएशन कब स्टार्ट हुई? गो बैक एंड सी, 2017 में स्टार्ट हुई। ठीक है, उन्होंने 105 पे रोका हुआ था। मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्शन के वक्त एक्सचेंज रेट क्या था? 127, 22 रुपए गिर चुका था। दार के जाने और हमारी हुकूमत आने से पहले 22 रुपए गिर उस ट्रांजिट फेज के अंदर, छोटे से पीरियड के अंदर। लेकिन इस दफा फिर वो क्यों नहीं कर सके आर्टिफिशियली सस्टेन, अगर पहले किया इतना अरसा? क्योंकि हुआ कि बहुत अच्छा सवाल है। एक्सटर्नल डेफिसिट्स पहले जो हैं वो कम हो रहे थे उस वक्त, रिजर्व्स अच्छे थे जो उन्होंने इनहेरिट किए थे पिछली हुकूमत से। वो रिजर्व्स को इस्तेमाल करते रहे, फेंकते रहे, डॉलर पे डॉलर फेंकते चले गए अनटिल द मनी रैन आउट, और खोलना पड़ा, और जब खोला तो वो फट गया। सही। इस दफा जब वो आए तो उनके पास एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स कोई बहुत बड़े थे नहीं, और खसारे जो हैं बड़े थे। उतने बड़े नहीं थे जितने हमने इनहेरिट किए थे। मैंने आपको बताया कि $2.1 बिलियन के करीब हो रहा था। इस वक्त खसारा जो है को $1.5 बिलियन से ऊपर गया हुआ था। तो खसारे बड़े थे, रिजर्व्स इतने नहीं थे। इस दफा वो वाला ऑप्शन भी नहीं था, और दूसरा इस दफा IMF ने बिल्कुल चाबी भी टाइट कर दी थी। उन्होंने कहा था किसी सूरत में ये होगा ही नहीं। इंटरेस्टिंग। ठीक है, जनरल बाजवा का मैंने हवाला दिया, फाइनली वो चीज़ बीच में रह गई। आपका जो इमरान खान के साथ फॉल आउट था जनरल बाजवा का, वाज इट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज? मैंने कभी जनरल बाजवा को शुरू के महीनों में जब ये मुश्किल प्रेशर में जा रहे थे ना, जनरल बाजवा जो है उनकी कोई ट्रेनिंग तो है नहीं कोई एज एन इकोनॉमिस्ट, राइट? वो सुन रहे हैं लोगों से, तो आई एम श्योर उनको भी परेशानी होगी। लेकिन मैंने ये इकोनॉमिक्स के ऊपर डिस्कशन जनरल बाजवा से आखिरी जो हमारे 2-2.5 साल थे, ऑलमोस्ट 3 साल, उसमें कभी भी नहीं सुनी। हम तो डिस्कशन एक ही सुनते थे। वो क्या थी? कहानी उस्मान बुज़दार से शुरू होती थी और उस्मान बुज़दार पे खत्म होती थी। तो बदल देना था। हाँ, बदल देना था। खान साहब ने क्यों नहीं बदला? इसलिए नहीं क्योंकि जनरल बाजवा कह रहे थे, लेकिन आपको पता है ये तो पब्लिक नॉलेज है कि मेरे ख्याल में बदल देना चाहिए था। इंटरेस्टिंग। तो बात की बात थी वैसे, लेकिन सिंस उस्मान बुज़दार का हवाला आ गया, मरीम नवाज बेहतर है उस्मान बुज़दार से? मरीम नवाज बेहतर एज व्हाट? सीएम पंजाब? एज सीएम पंजाब इन टोटलिटी नो। इन टोटलिटी नो? नो, एब्सोल्युटली नो। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? सवाल तो पूछ लें। व्हाई नॉट बताएं। इंटरेस्टिंग। भाईजान, उस्मान बुज़दार चंगा था नहीं था, लेजिटिमेट चीफ मिनिस्टर था, अवाम के वोट की बुनियाद पे बना हुआ। ठीक है। फॉर्म 47 पे नहीं बना हुआ था। ठीक है। तो भाई कंपैरिजन तो उससे होगा ना। तो आपको कंपैरिजन करें, परवेज इलाही ज्यादा अच्छा था, ये उस्मान बुज़दार तो मैं कहूंगा परवेज इलाही ज्यादा अच्छा चीफ मिनिस्टर था। जो फॉर्म 47 वाला है उसका क्या कंपैरिजन है जो वोट लेके आया उसके साथ? लेट्स पुट इट लाइक दैट। अगर व्हाट इफ ये फॉर्म 45 पे इलेक्टेड हुकूमत होती, तब परफॉर्मेंस को सिर्फ अगर आपने वो करना, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए बहुत सिंपल है, वो रिस्पॉन्सिबल है अवाम को। आपके ऊपर जब मैं जिस फाइनेंस मिनिस्टर की बात करूं ना, आपको अगर अवाम की फिक्र ही नहीं है, यार मुझे ये बताएं, आप असद उमर है, असद उमर को फिक्र ही नहीं है अवाम के साथ क्या होता है। आपके ख्याल में मुझे अक्लमंद इंसान, अगर मुझे थोड़ी सी भी अकल हो तो मैं क्या करूंगा? IMF से एग्रीमेंट करो, किस्सा खत्म। हम क्या कर सकते हैं? IMF ने ये खजाना खाली करके चले गए, यही स्टोरी सुनते थे ना हमेशा। वो खजाना खाली करके चले गए, लुट गए, मर गए, अब क्या करें जी? अब IMF से एग्रीमेंट करना है, IMF से एग्रीमेंट करो, बेहतरीन जिंदगी आगे गुजारो। जब आप अवाम का वोट लेके आए होते हैं, जब आप जवाबदेह होते हैं अवाम को, जब आपका दर्द होता है दिल में, तो एक मुख्तलिफ पॉलिसीज होती है। सो दोनों कंपेरेबल हैं ही नहीं। वोट लेते हैं फैसले नहीं, आप वो फैसले लेते हैं जिसमें आप अवाम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जितना कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि ये गंदम वाला जो पंजाब के किसान को मार के रख दिया, सिर्फ एक फैसला इस पंजाब हुकूमत का जो उन्होंने किसान के साथ किया, सिर्फ एक गंदम के ऊपर, बाकी जो किसानों को तो पिस के रख दिया ना। सिर्फ एक गंदम वाला फैसला जो किया है, आप मुझे बता दें उस्मान बुज़दार की सारी बुराइयां मिला के वो उसके बराबर बनती? पूछे ना जरा किसान से जाके, ये फैसला कौन कर सकता है कि मैं पीस के रख दूंगा किसानों को, जो पंजाब की आधी से ज्यादा आबादी है, जिसको फॉर्म 45 की फिक्र ही ना हो। एक चीज यहाँ पे आपने अभी सिंस ये ब्रॉट इट अप, तो इमरान खान ने गैर कानूनी तजावुज़ात के लिए एक पॉलिसी लेके आए, बट उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सके क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ताजिर बरादरी का भी था, पब्लिकली भी उनको बहुत ज़्यादा फॉल बैक फेस करना पड़ रहा था। सेम वही पॉलिसी मरीम नवाज ने भी की। ठीक है, अब बोल्ड पॉलिसी थी, अगेन उनको ताजिर बरादरी क्रिटिसाइज कर रही थी, उनका अपना वोट बैंक जो था सारा वो भी इफेक्ट हो रहा था उससे, बट इट वाज द राइट थिंग टू डू, सो शी टुक अ बोल्ड कॉल एंड इम्प्लीमेंटेड इट। दिस इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट जो कि मैं कोट कर रहा हूँ ओवरऑल ओवर हियर। अगर यही चीज इमरान खान या उनकी हुकूमत में होती तो अप्रिशिएट करते हैं, व्हाई नॉट अप्रिशिएट मरीम नवाज? मैं आपको बताता हूँ, मुझे कौन सा मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, लेकिन
ये वाली जो पॉलिसी है इसके ऊपर मुझे दो मुख्तलिफ राय मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया किसानों को पीस के रख दिया, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। जो तजावुजात गिरी हैं, मुझे अपने मेरे पीटीआई के दोस्त जो हैं वो तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं, यार काम तो ये ठीक है, और क्रिटिसाइज भी करते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर है ये ऐसा काम है कि जिसमें कोई ना कोई अच्छाई है, तो पीटीआई वाला भी कह रहा है कि यार हाँ इसमें कोई अच्छाई है कि वो फेयर नहीं है, इक्विटेबल नहीं है। वो हो रहा है इस तरीके से कि जिसके पास कलेक्शंस नहीं है, जो पीएमएलएन के सिस्टम के अंदर वेल कनेक्टेड नहीं है, उसकी तजावुजात गिर जाती हैं। पीएमएलएन वालों ने भी बहुत क्रिटिसिज्म किया कि हमारी आपने सारी तबाही मचा दी। मैं तो यार देखो, मैं पंजाब में नहीं रहता, मैं आपको फीडबैक दे ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो ग्राउंड से फीडबैक मिल रहा है पीटीआई के सोच, बिकॉज मेरे तो ज्यादातर वही होते हैं ना, उसमें मुझे जिस काम की आपने बात की है उसमें काम की तारीफ भी करते हुए लोग नजर आते हैं। लेकिन जिस सूबे की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो देहात पर हो और किसान उसका बैकबोन हो, और आप उठा के देख लें, बड़ा सादा सा यार, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो अभी छपा है ना, ये इसी हुकूमत ने छापा है, इमरान खान ने नहीं छापा था, मैंने नहीं छापा था। उसमें एग्रीकल्चर की इनकम आप देख लें कि 2020-21 और 21-22 में क्या थी, हमारे आखिरी जो 2 साल थे, और ये जो पिछले 2 साल गुजरे इसके अंदर क्या, दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा। सो अगर आप गवर्नेंस के रिजल्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है, बिकॉज सबसे ज्यादा लोग इससे इफेक्ट होते हैं। बाकी उसने क्या मरियम नवाज या शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी ने जिंदगी में कोई भी काम नहीं किया जो ठीक नहीं है? जरूर किया होगा यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी जिंदगी में कोई ठीक काम। ये तो जनरलाइजेशन होगी ना, तो हम बाकी तो ठीक किया नहीं कि हम उसकी बात बाद में करते हैं। अभी मरियम नवाज की ऊपर से हम है, मेरे पास उनके 8-10 चीजें थी इनिशिएटिव्स की, एंड आई वाज सरप्राइज टू रीड। पहले मेरा था कि नहीं, प्लान नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि मरियम नवाज और उस्मान बुज़दार। आई वाज एक्सपेक्टिंग द आंसर की उठ से कि नहीं मरियम नवाज बेहतर है, बट सिंस नहीं है तो 2-4 प्रोजेक्ट्स में कोट करना चाह रहा हूँ मरियम नवाज के। कहते हैं जी 60 इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज की, एनवायरमेंट फ्रेंडली तो इमरान खान की पॉलिसीज थी और क्लाइमेट चेंज से लड़ने की। तो अगर ये चीज आ रही तो अच्छी चीज नहीं है। अच्छा जरा सा कंपैरिजन कर, हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं, हम एब्सोल्यूट नहीं कर रहे, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इमरान खान की 10 बिलियन ट्री सुनामी का कार्बन कैप्चर इंपैक्ट एक तरफ रख लेते और दूसरी तरफ 60 इलेक्ट्रिक बसेस का रख लेते। एक तरफ 10 अरब है, एक तरफ 60 है, तो भाईजान 10 अरब किए थे। ठीक है ना? सो मैं आपसे बोल रहा हूं कि एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट है, कंपैरिजन करके रख लें। अगर कोई दुनिया में ऐसा साइंसदान मिल जाए, कोई डोनाल्ड ट्रंप टाइप साइंसदान आपको मिल जाए जो कहे कि ये 60 बसें जो हैं इनका एक एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट ज्यादा बड़ा और ज्यादा बेहतर है बनिस्बत 10 बिलियन ट्रीज के, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम तो कंपैरेटिव बात करें ना। मैं तो आपको भाई ये तो नहीं मुमकिन है ना कि सुबह से शाम तक वो कोई भी काम ठीक ना करती हो। आपने मुझसे कंपैरेटिव सवाल, ठीक है अच्छा फ्लड की बात करते हैं। फ्लड पे भी आपने एक जगह स्टेटमेंट दिया, आपने कहा नहीं फ्लड पे इन्होंने कुछ नहीं काम किया, बेहतर कर सकते थे। मैंने ये नहीं कहा, ये मैंने कहा ही नहीं। हाँ बट कैरी ऑन। मोर और लेस स्टेटमेंट उसका मफहूम ये था। ऐसा नहीं। अच्छा दो आपने कहा एक ह्यूमन फैक्टर है, एक क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है। जो क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है दैट इज देयर, बट ह्यूमन में गवर्नेंस के वाइज हो सकता है कुछ बेहतर। या अगर नहीं मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बिल्कुल जैसे आपने सही कहा ना, कुछ जो है वो इम्पैक्ट वो हुकूमतों के कंट्रोल से ऊपर है। इस दफा हुआ क्या, ज्यादातर अगर आप देखें ना, सिंध में क्यों नहीं आई तबाही, पंजाब की कॉटन बेल्ट के अंदर क्यों नहीं तबाही आई? क्योंकि आपका जो बड़ा दरिया है, इंडस रिवर सिस्टम जो आपका है, वो ऊपर से नॉर्मली फ्लड्स आते हैं और वो केपी और नीचे सब इफेक्ट करते हुए जाते हैं। इस दफा वो नहीं हुआ। इस दफा जो 3 दरिया जो हमारे पास चनाब, झेलम, रावी जो इंडिया से आते हैं, वहां से आई है तबाही। ठीक है। सो पानी पाकिस्तान से नहीं ओरिजिनेट हुआ, इंडिया से ओरिजिनेट हुआ, और इंडिया ने हमें सही इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से नहीं दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वो भी कोई मेरे ख्याल में कोई आबी जंग नहीं हो रही थी वहां पे। बेतहाशा तबाही आई है मशरकी पंजाब के अंदर भी और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भी, उनकी साइड पे भी एक्सेप्शनल फ्लडिंग थी। इंटरनेशनल मीडिया में देखता रहा हूं तो वहां पे भी थी। तो वहां तक तो ठीक है, ये आपके कंट्रोल से बाहर है। डजंट मैटर कौन सी हुकूमत है। जिन चीजों को मैंने 2 चीजें जो पॉइंट आउट की थी, उसमें से एक तो लॉन्ग टर्म है कि बहुत से चीजें लाहौर के अंदर जो तबाही आई, आपने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी उठा के दरिया बुर्द इलाके के अंदर, क्योंकि अरबपति जो है वो मजीद अरबपति बनना चाहते थे, तो उन्होंने वो काम कर दिए हैं। और ये एक हुकूमत के अंदर नहीं हुआ, तो बहुत अरसे से हो रहा है ना काम। हर बड़े शहर के अंदर जो नेचुरल वाटरवेज है, इस्लामाबाद में भी यही हुआ है, कराची के अंदर भी यही हुआ है, वहां पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, ब्लॉक हुआ है। वो तबाही जो है वो मैन मेड है, लेकिन ये भी एक हुकूमत की नहीं है। राइट। अब आज स्पेसिफिकली जिस चीज को मैं यहां पे क्रिटिसाइज कर रहा था, इनकी
आपके सूबे में इतना बड़ा फ्लड डेवस्टेशन और आप जापान में बैठ के वहां से ट्वीटें कर रहे हैं और फेसबुक पोस्टें लगा रहे हैं। यार, आप चीफ मिनिस्टर ने खुदा का खौफ करें, क्या कर रहे हैं? वहां पे कियर स्टारमर, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर जो है, वो पेरिस में बैठा हुआ है, उधर मीटिंग्स हो रही हैं, वहां पे 2 बंदे मरते हैं, सिनेगॉग के अंदर शूटिंग होती है, वो मीटिंग छोड़ के वापस आ जाता है। यहां आपके करोड़ों बंदा इफेक्ट हो रहा है, यहां पे सैकड़ों बंदा मर गया है और आपकी वहां मीटिंग चल रही हैं, तस्वीरें पोस्ट हो रही हैं वहां से। इसको मैंने बिल्कुल क्रिटिसाइज किया था, बिल्कुल मेरे ख्याल में तनकीद बनती है उसके ऊपर। दूसरा, जो ग्राउंड पे भी जो रिस्पॉन्स था ना, वो मेरे पास मिक्स फीडबैक आई। अगेन, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर नहीं हूं, मैं पंजाब बेस्ड नहीं हूं, तो मैं बहुत ज्यादा क्लेम नहीं कर सकता नॉलेज। जनरली मुझे सेंट्रल पंजाब से फीडबैक बेहतर आई हुकूमती मशीनरी के रिस्पॉन्स की, और साउथ पंजाब से बहुत ज्यादा मनफी आई, वहां पे रिस्पॉन्स नहीं हुआ। मे बी शायद, अब ये तो कह नहीं सकते, पहले कहा करते थे क्योंकि ये सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग का वोट बैंक है, वोट बैंक तो उड़ गया है, चलो हुआ करता था, इनकी उम्मीद होगी कि शायद कभी वापस आ जाए। तो ये है ओवरऑल उसकी पोजीशन। तो कोई बड़ी उन्होंने कोई जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं की है, लेकिन मैं जैसे, अगर आप मुझे उनकी गलतियों की फहरिस्त अगर देखेंगे तो मुझे ये नहीं, बट असल जो चीज गवर्नेंस की है उसमें तो अभी आपने सवाल किया ही नहीं भाई। मरियम नवाज की आप टोटल गवर्नेंस की बात करें, उस्मान बुज़दार के वजीर आला होते हुए लोगों के घरों के अंदर रेड्स होके उनके घर नहीं तोड़े जाते थे, उनके रिश्तेदारों को नहीं उठाया जाता था, औरतों को सड़कों पर नहीं घसीटा जाता था। ये हो रहा है इस वक्त के अंदर। ये गवर्नेंस के अंदर कहीं आता है या नहीं आता? 100% ह्यूमन राइट्स के वायलेशन जो है वो तो मेरा ख्याल है कि एट द टॉप ऑफ द चार्ट्स होंगे, अगर उसके कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। बाकी चीज़ें हैं, वेलफेयर हो गया, सोशल एजुकेशन रिफॉर्म्स हो गए, स्कॉलरशिप्स हो गई, यूथ सपोर्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारे वो काम है जो हर हुकूमत में चलते रहते हैं। और आप एक के अंदर मुझे जाएंगे तो मैं आपको कंपैरेटिवली तकरीबन हर जगह में बता दूंगा कि उस वक्त काम हमारे हुकूमत के वक्त में बेहतर काम हुआ है उस्मान बुज़दार की हुकूमत में, डिस्पाइट उस्मान बुज़दार। यार देखो, आधा तो पंजाब हुकूमत इमरान खान का इतना टाइम लगता था मेकिंग श्योर पंजाब के अंदर ठीक है। सेहत की आप बात कर रहे थे, हेल्थ की बात कर रहे थे, सेहत कार्ड से बड़ा कोई इनिशिएटिव को आपने देखा है? ना उससे पहले ना उसके बाद कभी आपने देखा है? हमने जो उस वक्त नए अस्पताल बनाने के लिए जो फेडरल फंडिंग दी, जो मेरे PSDP से आई थी फंडिंग, कोई उसका अशर अशीर को कंपैरिजन है उसके अंदर, जो बिलियंस हमने इसके अंदर डाले। सो आप क्या कोई कुछ तो अच्छा होता होगा ना यार, ऐसा तो नहीं है कि सुबह से रात तक वो सिर्फ तबाही मचाते, लेकिन कंपैरेटिवली, लेकिन ये डिस्पाइट उस्मान बुज़दार। और सोचो अगर अच्छा वजीर आला होता तो फिर क्या होता। इंटरेस्टिंग। सो एज इट स्टैंड्स, 2 चीजें जहां पे आपने मेंशन की कि एक तो आपकी हुकूमत दोबारा बनती है तो हम दोबारा IMF के पास नहीं जाएंगे। इनिशियली मैंने कहा मैंने यही पॉलिसी में यही करूंगा भी नहीं। उस सिचुएशन की बात करें, IMF के पास हम गए थे भाई। IMF की डील जो है 99% तो नेगोशिएट करके वॉशिंगटन में, मैं इस्तीफे से पहले डेविड लिप्टन डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के साथ मेरी मीटिंग हुई है। एक्सचेंज रेट का फाइनल था जिसके ऊपर हमारा डिसएग्रीमेंट था। डेविड लिप्टन हमारी बात मान गया, उसके बाद हमारा एग्रीमेंट। तो IMF के पास जाने पे मुझे उसूली तौर पे एतराज नहीं है, लेकिन IMF के पास जाना आसान रास्ता लेकर अवाम को आप कुचल दो ताकि आप पे तनकीद ना हो। सारी तनकीद मेरे पे खत्म हो जाती है ना, मेरे पे तो कुछ इल्जाम आता ही नहीं। भाई इनहेरिट ये किया था, बेड़ा गर्क हो गया था, साइन कर दिया एग्रीमेंट, आप क्या करें जी, आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो IMF डिक्टेट कर रहा है। यही बोलते हैं ना सारे फाइनेंस मिनिस्टर, यही हर हुकूमत बोलती है, आजकल की हुकूमत यही बोल रही है ना। तो मेरे लिए तो अगर असद उमर के तौर पर मैं सोचता हूं, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा था ये। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि IMF के पास आपकी मजबूरी है, आपको जाना है, लेकिन अवाम को कुचल के नहीं जाना। आपने लड़ना है अपनी अवाम के लिए। आप उस कुर्सी पे बैठे हो अपनी अवाम के लिए लड़ने के लिए, और जो बेस्ट पॉसिबल डील आप निकाल सकते हो निकालेंगे। और अगर उससे 4 महीने 6 महीने इंतजार करना पड़ता है तो आप इंतजार करेंगे, और साथ साथ वो इकदाम करेंगे ताकि उस 6 महीने के अंदर खराबी ना हो। ये मैं आपसे कह रहा था। क्या आइंदा कभी कोई पागल मुझे इस जिम्मेदारी में रखेगा तो उसको तैयार होना चाहिए। असद उमर ने फिर इसी तरह यही अप्रोच ली, बुनियादी फलसफा यही होगा। कोई रखेगा वैसे इस पोजीशन पे? नहीं, इंशाल्लाह कोई अगर रखना चाहे खान साहब आए, हुकूमत बदलती गए, असद आ जाओ, फोन है आपको, आ रहा हूँ मैं बाहर, संभालो आगे मिनिस्ट्री। मैं उनसे बोलूंगा जी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा सत्यानाश हो गया, मुझे वो चलाने दें।
फिर तो और ज्यादा सत्यानाश हो जाएगा। तो वही वाली बात है कि क्रिकेटिंग बंदा चाहिए वहाँ पे, जो अभी प्रेजेंट नहीं मसला चल रहा है, मोहसिन नकवी साहब का काम नहीं है, तो इसलिए आप देख लीजिए परफॉर्मेंसेस कैसी जा रही है। लेकिन ठीक है, इकोनॉमिक प्लान यानी आप लोगों के पास है? अक्सर सवाल कहते हैं पीडीए से पूछ लो, कल इनको हुकूमत देते थे, इकोनॉमिक प्लान क्या है इनके पास? तो इकोनॉमिक प्लान सॉर्टेड है। अच्छा देखो, मोटी मोटी हम बात कर लेते हैं। एक तो ओवरऑल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, इकोनॉमिक वेलफेयर, तो आपकी आबादी का निस्फ से ज्यादा हिस्सा जो है वो ज़राअत से। ठीक है, अगर कोई मेरे इस दावे को कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहे तो प्लीज मेरे साथ जरूर बैठ जाएं। पिछले कम से कम 20 साल के अंदर जितना किसान ने खुशहाली देखी है, उस 3 साल के पीरियड के अंदर अगर कोई मुझे और उसका पीरियड का मुकाबला बता दे तो मुझसे बात कर। ठीक है, ठीक है। सो वो इकोनॉमिक कोई पॉलिसी थी। दूसरा जो सेंट्रल पीस था हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का, जो मैं पता क्या करता था, हमारी इलेक्शन से पहले तो खान साहब को इकोनॉमी की बात कराना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता था। इंटरेस्ट नहीं, सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट नहीं था, तो हम बुलाते थे इकोनॉमी बुलाओ, खान साहब को प्रेजेंटेशन करो। 5 मिनट गुजरेंगे ना, खान असद मैं जरा एक जरूरी काम चाह रहा, तुम जरा सुन लो इनकी बात। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जिम्मेदारी पड़ी तो उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो हम जो लंबी फ्लाइट्स पे जाते थे ना, चाइना जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, तो वो जहाज में ऐसे बैठते थे। पहली तो उन्होंने पहली दफा सीटिंग ही, जो पीएम का प्लेन है उसमें आगे 4 लोगों के बैठने की जगह है। तो प्राइम मिनिस्टर, साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, प्राइम मिनिस्टर के सामने मैं और चौथा बंदा इधर राइट पे, वो चौथा बंदा बदलता रहता था, हम 3 कॉमन होते थे। तो वो उसके बाद किसी को ख्याल आया कि भाई ये इतने लंबे बंदे सामने बिठा दिए तो पैर ही टकराते रहते, तो फिर मैं इधर आ गया। सो मैं ये करता था कि मैं जो है ना पहले से टॉपिक लेके जाता था कि खान साहब को मैंने क्या इकोनॉमिक जो है वो फलसफे के ऊपर कन्विंस करना। बुनियादी जो सबसे चीज थी ना, पाकिस्तान की मईशत, टेक्निकल डिटेल में आप जाना चाहेंगे तो आई बी मोर देन हैप्पी, गेट वेरी टेक्निकल इन दिस, बट मोटी मोटी बात यह है कि आपकी मईशत क्यों फंसी हुई है। अर्जेंटीना के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा दफा आप क्यों गए हैं IMF प्रोग्राम के बाद? क्योंकि बैरूनी खसारा बढ़ता है, ज़खायर गिरते हैं, आप दिवालिया हो जाते हैं, आपको IMF के पास जाना। ये आसान बुनियादी मसला पाकिस्तान की मईशत का ये हो गया। दूसरा पाकिस्तान की मईशत का बुनियादी मसला जो है वो ये है कि आपके पास दुनिया की नौजवान तरीन आबादियों में से एक है और दुनिया की तेज तरीन बढ़ती हुई आबादियों में से एक है, राइट? तो उनके लिए रोजगार पैदा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये 2 ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी के, ठीक है। अब इस पॉलिसी को जब हम इंप्लीमेंट करने आते हैं तो सिर्फ नताइज के ऊपर आ जाते हैं। मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था, अभी रिसेंटली, आपको प्रोग्राम के बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं ट्वीट की कॉपी भिजवा दूंगा। मुस्लिम लीग नून की 8 साल की जो हुकूमत गुजरी है पिछले, कौन से 8 साल, 2013 से 2018 और 2022 से 2025, इस 8 साल के अंदर आपके ख्याल में पाकिस्तान की बैरूनी जो बरामदात हैं उसके अंदर कितना इजाफा हुआ होगा? और जाहिर है अगर आपका बुनियादी मसला जो है वो ये आ रहा है कि आपकी बरामदात कम है, इसलिए आपके डॉलर कम बढ़ जाते हैं, जैसे ही जरा सी दरामदात बढ़ती हैं आपकी, क्योंकि मईशत जैसे जरा सा तेज पड़ना शुरू होती है ना तो दरामदात बढ़ती हैं और आपके ज़खायर करने शुरू हो जाते हैं, राइट? तो जब तक आप बरामदात नहीं बढ़ाएंगे आप पाकिस्तान का मईशत का मसला हल ही नहीं कर सकते, राइट? 8 साल के अंदर बहुत जबरदस्त। ये तो यार नून वाले और कुछ हो ना यार, ये शरीफ खानदान जो है ना मईशत के लिए बड़ा अच्छा होता है। 8 साल में इस्माइल साहब, आपको पता है कितनी टोटल एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है पाकिस्तान की? -, $500 मिलियन। जरा दोबारा सुन लें, लेट इट सिंक इन। 8 years परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान अंडर मुस्लिम लीग नून, पिछले 8 साल -$500 मिलियन। एक चीज में आप बताएं, नहीं अमल करने ना। पीटीआई गवर्नमेंट में क्या हुआ? उसी परफॉर्मेंस को जरा पीटीआई गवर्नमेंट पे जरा निकाल के देखें ना नंबर आपके, तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर का इजाफा एक्सपोर्ट के अंदर। सिर्फ आखिरी साल जो हमारा था ना, उस आखिरी साल, अच्छा वो भी हमारा पूरा नहीं, वो तो हम तो 10 अप्रैल को निकाल दिए गए ना। 10 अप्रैल से पहले उस साल के पहले 10 महीनों के 9 महीनों के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर उससे ज्यादा इजाफा हुआ था जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5 साल और उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत के 5 साल। उस 10 साल में जितनी एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई थी उससे ज्यादा सिर्फ उस 9 महीने के अंदर हमारी हुई। ये एक पार्ट आ गया।
अब आ जाए दूसरे पार्ट जिसपे बड़ा रौला पड़ा। वो इस्माइल साहब ने भी बड़ा एक्सप्रेस टीवी पे बैठ के मजाक बड़ा, वो कहते जी 100 करोड़ 1 करोड़ नौकरी, वो कितने गई 1 करोड़ नौकरियां। पहले 3 साल डेटा अवेलेबल था, अगले साल हुकूमत हमारी चली गई तो उस साल का एम्प्लॉयमेंट सर्वे ही नहीं हुआ। वो क्यों नहीं किया गया? वो कहते ये है कि जो बिजी हो गए थे हम, उसके अंदर पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स को लगा दिया था नए सेंसस के अंदर, तो उस साल कर नहीं सके। पहले 3 साल का मैं आपको डेटा बता, 1 करोड़ नौकरियां 5 साल में कितने होते हैं? सालाना 20 लाख। 3 साल में कितनी बनी? 60 लाख 3 साल में। ये आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड पे मौजूद है, ये पीटीआई के स्टेटिस्टिक नहीं दे रहा। 54 लाख जॉब्स का इजाफा हुआ था, 54 लाख लोगों की इंप्लॉयमेंट का इजाफा हुआ था 3 साल के अंदर। तो जो 20 लाख हदफ था सालाना, 18 लाख हमने अचीव किया, 90% हदफ अचीव किया। और किस वक्त किया? पहले सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का बड़ा खसारा, जिसको फाइट करने के लिए आपने मईशत को ठंडा करना है, आपने नीचे लेके आनी है ग्रोथ रेट। और उसके बाद 1.5 साल कोविड का, कोरोना का, उस पीरियड के अंदर 54 लाख। क्यों ये एक्सपोर्ट क्यों बढ़ी? ये क्यों बढ़ गई आपकी जॉब जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों हो गई? इसलिए इस्माइल, बिकॉज क्लैरिटी थी इकोनॉमिक थॉट के अंदर, क्या अचीव करना चाहते हैं, और सारी पॉलिसीज वर डायरेक्टेड एट दोज टू एंड्स। उन सेक्टर्स को सपोर्ट करना है जहां से एम्प्लॉयमेंट आती है। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर सेगमेंट पाकिस्तान सेक्टर कौन सा है पाकिस्तान का? आपका ज़राअत मैंने आपको बता दिया, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द रीसेंट डेकेड्स। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर कौन है? टेक्सटाइल वाले से जाके पूछे ना, अगर फैसलाबाद में पूछें कि पीटीआई की हुकूमत में टेक्सटाइल के साथ क्या हो रहा था, आने से पहले क्या हालात थे? सरिये के दाम पे बिक रहे थे, सेकंड हैंड सरिये वाले, लोहे वाले उठा के ले जा रहे थे, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। 3 साल में इतनी नई एलसीआं खुली, शॉर्टेज हो गई लेबर की वहां पे। ये इंडस्ट्रियल जो सबसे बड़ा सेक्टर है उसका। तीसरा सबसे बड़ा अर्बन एम्प्लॉयर कौन सा होता है? कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ का आपको पता है कैसे होता था भाई? कोई पॉलिसी पैकेजेस बनते थे, कोई डायरेक्शन होती थी। इमरान खान वजीर आजम हर हफ्ते बैठ के कंस्ट्रक्शन की मीटिंग को खुद सुपरवाइज करता था। 4 सूबे ऑनलाइन होते थे, चीफ सेक्रेटरीज आए हुए। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट थी, ये परफॉर्मेंस की डिलीवरी थी। हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन ना, जैसे मैंने पहले कहा ना, हम तो ना तजुर्बाकार, ना हमें कुछ पता, लेकिन वर्स्ट एवर बैरूनी खसारे से हम कम अफराते ज़र, कम। अच्छा, आखिरी तो मैं कंपैरिजन भूल गया था, मैंने आपको तो ये बताया हमारा 1.9% जो है जीडीपी ग्रोथ मजबूत था पाकिस्तान की। लेकिन व्हाट आई डिड नॉट मेंशन इज कि 2022-23 पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद साल है जिसमें ना जलजला है, ना सैलाब है, ना कोई जंग है, ना कोई कोरोना है, और मईशत मनफी थी। ये 75 साल में कभी पाकिस्तान 38% अफराते ज़र और मनफी जीडीपी ग्रोथ। सो भाई ये काम हम मानते हैं, हमसे ज्यादा ना कोई अनपढ़, ना कोई जाहिल, ना कोई कम हमसे तजर्बाकार। लेकिन अल्लाह करे पाकिस्तान को इन तजर्बाकारों से बचाएं जिनकी तमाम, आपको मैं जुबानी जमा खर्च नहीं करता भाई, मैं डेटा दे रहा हूं और इसके बाद मैं आपको और डेटा दे दूं। मेरे पास डेटा है, मैं अपनी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लैरिटी के लिए। वो कह रहे हैं कि जो आपका क्लेम है कि 550 मिलियन वाला, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है ऐसा नहीं है। मेरे पास डेटा कहां से है? मैं अपने घर से लेके आया हूं। लेकिन वो कहते हैं कि जो कोर्ट मेंशन फिगर है 2013 से 14 का 25 अरब का है। हाँ। जो एक्सपोर्ट था पीएमएलएन का, 17 से 18 के अंदर भी 25 का है। ओवरऑल अगर डिक्लाइन है तो 300 तक तो आया जरूर है, ऐसा नहीं आया नहीं है। लेकिन वो शायद एग्जैजरेटेड, डबल द अमाउंट आप बताते हैं। इनके जो पहला टर्म था उस टर्म के अंदर जो है वो डिक्लाइन आया, और जो दूसरे 3 साल गुजरे हैं आप खुद निकाल के देख लो। पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स में एक्सटर्नल ट्रेड स्टैटिस्टिक का डेटा दिया होता है, बल्कि वहां पे जो पुराना डेटा जो है ना वो मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने पीबीएस में कॉल्स की, मुझे रिपोर्ट कर चुका है पीबीएस, तो उनमें से वर्किंग लेवल पे जो लोग थे उनसे मैंने पूछा यार ये तुम्हारी वेबसाइट पे ये वाला डेटा कहां से? मैं भाई डेटा के बारे नहीं बात करता, और ये डेटा मैंने अभी लिया है, ये पुराना नहीं है। अच्छा चलो पुरानी कहानी हम छोड़ देते हैं। ये जो पिछले 3 साल है इसके अंदर जो आपके साथ हुआ है, ये जो इस साल अभी कल जो डेटा आया है यार पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का, पहली 3 महीने की एक्सपोर्ट फिर मनफी है। सो भाई ये तो इतनी बड़ी तबाही। बिलो पॉवर्टी लाइन भी ऐड कर दें, 40% से ज्यादा जो है वो पॉवर्टी
आपकी इंक्रीज हो चुकी है, 50% आप हिट करने वाले। इट्स ओनली फेयर, वो भी स्टार्ट वहीं पे है। सर इस वक्त हालात ये जो मुस्लिम लीग नून की, मैं चैलेंज कर रहा हूं पाकिस्तान का कोई इकोनॉमिस्ट मेरे साथ बैठ के अगर इस बात पे बहस करना चाहे, अगर कोई इकोनॉमिस्ट आपको ये बता दे कि एक्सपोर्ट की ग्रोथ आपकी 0 रहे, ठीक है, पाकिस्तान 5 साल में नहीं तरक्की करेगा, पाकिस्तान 50 साल में नहीं तरक्की करेगा। आज जो कॉलेज के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं ये नाना नानी बन जाएंगे, दादा दादी बन जाएंगे, पाकिस्तान ने तरक्की नहीं करनी अगर आपकी एक्सपोर्ट नहीं उठ सकती। और ये 8 साल की परफॉर्मेंस कर रहा हूं मैं, महीनों की नहीं बात कर रहा। इंटरेस्टिंग जी। अगर आपको हुकूमत दोबारा मिलती है तो मुझे क्यों मिलेगी? तहरीक इंसाफ को अगर मिलती है, इमरान खान को अगर, तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान आप ही एक ही चीज है ना? मैं बड़ा फर्क है यार, कमाल। मैं रिटायर्ड बाबा, मेरा क्या, तो रिटायरमेंट से वापस तो आएंगे। ये कोई वो क्रिकेट के कप्तान थोड़ी है। वैसे इमरान खान ने किया था, वो रिटायरमेंट कर दी थी, फिर ज़िया लोग उसके पास पहुंच गया, उसने कहा यार आपकी जरूरत है, तो वापस आ गए। लेकिन हेडलाइन अगर आ गए, ठीक है, पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई, मुझसे मशवरा कर, चले ऐसे करते हैं, मुझसे मशवरा। बाकी आपने थंबनेल खुद बनाने हैं तो आपको मैंने कंटेंट दे दिया कि ऐसे तो जिस दिन इमरान खान वापस आ रहे हैं ऐसे तो मैं रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं, बाकी आप जानते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ तो हो गया। इकोनॉमिक्स से हट के जो इंपॉर्टेंट तरीन एस्पेक्ट इस टाइम प्रेजेंट इरा का है, उम्मत मुसलमान का जो है, जो पाकिस्तान अवाम की 25 करोड़ की लाइफलाइन है, वो तो गजा पीस प्लान है। सो उसके अंदर हमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट नज़र आया कि एक तरफ जब वो गजा पीस प्लान की डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, अनाउंस करते हैं, 8 ममालिक के उससे पहले बैठ के मीटिंग करते हैं, तो शहबाज शरीफ ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, थम्स अप दिए कि गुड जबरदस्त, छा गए। शहबाज शरीफ ने जैसी देखी ना डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई है, उन्होंने बताया वो बताओ वो उधर बूट पॉलिश किधर रखी हुई, जल्दी से लेके आओ, जल्दी से लेके आओ। और उन्होंने धड़ाधड़ जो है ना पॉलिश शुरू कर दी। ओ मियां साहब, कुछ ते खुदा दा खौफ करो। आप उस पीस प्लान को पढ़ें कि जो वो प्रिंट हुआ है, उस पीस प्लान के अंदर जो बुनियादी सबसे उसूल है, 2 स्टेट सोल्यूशन, यानी फलस्तीन की अपनी आजाद रियासत होगी, उसमें पता क्या लिखा हुआ है उसके अंदर? जब हम रीडेवलपमेंट कर लेंगे इसकी गजा की, यानी ये जिस तरह पाकिस्तान में है ना रियल एस्टेट टाइकून, ऐसे जाके टाइकून अमेरिका वाले वहां पे और यूरोप वाले जाके रीडेवलपमेंट कर देंगे। यानी आप 15-20 साल बाद की बात करें, उसके बाद हो सकता है, मे बी हो सकता है कि हालात ऐसे पैदा हों जिससे फलस्तीन की आजादी का सफर का आगाज हो सके। यार खुदा का को खौफ करो। इसको तुम कह रहे हो कि ये बेहतरीन जबरदस्त काम हो गया। उसके अंदर लिखा हुआ है हमास जो है वो दहशतगर्द है क्योंकि उसने इजराइल के ऊपर अटैक किया जी, 1200 बंदे मर गए। बड़ा हमें भी अफसोस है यार, सिविलियन 1200 बंदे मर गए, हमें 70,000 का भी अफसोस है। 65,000 से ज्यादा बंदे इजराइल ने मार दिए, भूख से बंदे मार रहे हैं, 20,000 से ज्यादा बच्चे मार दिए। ये तो गजा में हो रहा है। वो इजराइल, ये नेतन्याहू जिसने सीरिया के ऊपर बमबारी की, लेबनान के ऊपर बमबारी की, यमन के ऊपर बमबारी की, ईरान के ऊपर बमबारी की, कतर के ऊपर बमबारी की। सबसे बड़ा दुनिया का दहशतगर्द मुल्क इस वक्त इजराइल है। सबसे बड़ा दुनिया का दहशतगर्द इस वक्त नेतन्याहू है। यह असद उमर नहीं कह रहा, यह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कह रहा है। भाई उस पीस एग्रीमेंट वांटेड क्रिमिनल है। आप ये क्यों नहीं बोले कि उस वो क्या जबरदस्त मदा है जोरान ममदानी, उसने कहा मैं मेयर हूंगा न्यूयॉर्क का, ये आएगा यूनाइटेड नेशन के लिए, मैं इसको गिरफ्तार कर लूंगा। इंटरनेशनल वारंट है उसके इशू हुए हुए यार। ये क्यों नहीं लिखा हुआ उसके अंदर के जिस तरह वो उसमें लिखा है हमास जो है वो सियासत छोड़ देगी, तो नेतन्याहू क्यों नहीं सियासत छोड़ेगा? उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वो अपने हथियार डाल देंगे तो इजरायली डिफेंस फोर्स जिसने सबसे ज्यादा मजलूम लोगों का कत्ल किया हुआ है, वो मारते सिर्फ नहीं है, वीडियोस बनाते हैं, सेल्फियां बनाते हैं, उसके ऊपर नाचते हैं उन लाशों के ऊपर। उनसे क्यों नहीं हथियार लिए जाएंगे? और मैं ये तो चंद बातें की, मैंने 7 सवाल लिख के दिए थे कि मियां साहब इनके जरा जवाब दे दें, ये जो आपको इतना जबरदस्त लग रहा है। अगले दिन लो जी इसहाक डार साहब, अल्लाह उनको खुश रखे, उन्होंने कहा जी असल में मसला ये है कि मेरा जो वजीर आजम है ना, वो बेचारा जो है वो एक इंतहाई इमेच्योर किस्म का इंसान है। अल्फाज उनके ये नहीं थे लेकिन क्या है वो यही रहते, वो इंतहाई इमेच्योर किस्म का इंसान है। उसको किसी ने जाके इस कुर्सी पे बिठा दिया क्योंकि उसको पता है कि वो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है, तो वो अभी तक अपने आप को वजीर आजम मानने को नहीं तैयार। तो वो उसने प्लान देखे बगैर उसने कहा दिया मुबारक हो, जबरदस्त। यार खुदा का खौफ करो।
क्या कर रहे हो तुम? जस्टिफिकेशन दे 25 करोड़ का न्यूक्लियर आर्म मुल्क, जिसने पिछले 3 महीने में दिखाया दुनिया को कि भाईजान हम कागजी टाइगर नहीं है। नरेंद्र मोदी अभी भी अपने जख्म चाट रहा है बैठ के। ये कौम है, ये मुल्क है आपका यार। खुदा का वास्ता, कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई खुददारी होती है। सो मुझे अच्छी बात यह है कि चलो कम से कम उसके बाद फॉरेन ऑफिस का बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट आया, बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट इशू किया पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने। इसहाकडार ने बिल्कुल ठीक पोजीशन ली है। देखें, हमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिल्कुल इंगेज करना चाहिए, एक वहां पे अमन का मुआहदा करने के लिए, लेकिन अमन का मुआहदा सरेंडर नहीं है मुस्लिम दुनिया का, उसको अमन नहीं कहते हैं, ये कब्रिस्तान का सुकून है। क्या बात है। और आप जरा तारीख तो पढ़ के देखें। मियां साहब से बोलो भाईजान, बड़े वो बेशक वो किशोर और रफी के गाने गाया करो, आपको शौक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो थोड़ी तारीख भी पढ़ लो। कैंप डेविड अकॉर्ड 70 की दिहाई का उठा के वहां से देख लें, ओस्लो अकॉर्ड देख लें, जनवरी का पीस अकॉर्ड इस साल का देख लें, डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया हुआ जो मुआहिदा किया है, उस मुआहिदे के अंदर इजराइल गेम क्या खेलता है। जो इजराइल को चाहिए होता है वो फ्रंट लोडेड होता है, यानी वो सबसे पहले किया जाता है। जो इजराइल ने करना है वो अनडिफाइंड होता है, वो बगैर डेडलाइन के होता है। अभी देख लेना, उसके अंदर ट्रूप विड्रॉल की कोई डेट ही नहीं है। एड अ फ्यूचर अनस्पेसिफाइड डेट व्हेन इजराइल थिंक्स, राइट। वो हमेशा बैक एंडेड होता है और हमेशा जो उसको चाहिए वो ले लेता है और उसके बाद वो तोड़ता है मुआहिदा। अब भी जनवरी में इसी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुआहिदा किया और उसने तोड़ा है। उसके अंदर जो इजराइल ने करना था वो इजराइल ने नहीं किया। यार क्या करो, खुदा का वास्ता, वो बंदे जो वहां पे शहीद होते चले जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की पता क्या बात है, आप जरा यूरोप में जाके देखें इस वक्त हो क्या रहा है, आप ऑस्ट्रेलिया में देखें हो क्या रहा है। गोरे जो हैं वो खड़े हो गए सारी दुनिया के। अभी सर्वे किया गया है, तमाम दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का उन्होंने सर्वे किया। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क मिले हैं जहां की अक्सरियत आबादी जो है वो कहती है, सवाल यह था आपके ख्याल में फलस्तीनी मजलूम है या इजरायली मजलूम है, कसूर किसका है किसका नहीं है। सिर्फ 2 मुल्क थे दुनिया के जिन्होंने कहा कि इजरायली मजलूम है। एक इंडिया, नेतन्याहू, वो आपने उनकी ट्वीट नहीं देखी थी नेतन्याहू को, मेरा दोस्त, और हम इनके साथ मिलके पता नहीं क्या, क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट हो रहा है, वो सीधा सीधा उसके ऊपर कर रहा था धमकियां। उसको नेतन्याहू से बोला भाईजान तुम्हें जब बराबर का सामने टकरता है ना तो तुम ठीक हो जाते, ईरान से ठुकाई हुई आगे से तो चुप करके बैठ गए। एनीवे, उस इजराइल के ऊपर आप नहीं ट्रस्ट कर सकते भाई। आपने इस मौके को जाया नहीं करना है। एक इंडिया था, दूसरा जर्मनी का वो गिल्ट ट्रैप, वो हॉलोकॉस्ट। अमेरिका की आबादी की अक्सरियत, ये अनबिलीवेबल चीज है, अक्सरियत आज कहती है पैलेस्टीनियंस ठीक कह रहे हैं। ऐसे 70% नौजवान अमेरिका का कह रहे हैं। अमेरिका में भी सबसे ज्यादा जो स्टेट है ना, जिसको कहते थे ये अमेरिका का जो सदर है वो जा ही नहीं सकता इजराइल के खिलाफ, क्योंकि ज्यूज का वहां पे बहुत कंट्रोल है, यहूदियों का। और न्यूयॉर्क में खास तौर पे, क्योंकि न्यूयॉर्क सेकंड हाई बिगेस्ट स्टेट है इलेक्टोरल बोर्ड्स के लिहाज से, तो उस पर कंट्रोल है। वो न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन लड़ रहा है जोरान ममदानी, और वो फेंटा लगा रहा है, और वो इजराइल के खिलाफ क्या वो स्टैंड ले रहा है, क्योंकि अवाम नीचे बदल गई है। 70% नौजवान अमेरिका का कह रहा है ये गलत है। लाखों लोग इटली में उन्होंने पोर्ट्स बंद कर दिए, और आप इतने डरे हुए, आप इतने डरे हुए। एक चीज के ये सारी डिबेट बड़ी अच्छी लगती है। मैं इनसे कहता हूँ, एक जो 70,000 तुमने बच्चा शहीद किए, 20,000 से जायद, उसका हिसाब दे लो, फिर ये बाकी बातें होंगी। कितनी खामोशी से आपने जेनोसाइड का लफ्ज तब्दील करके वॉर ऐड कर दिया। वॉर ऐड, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। आप उस पूरे 20 पॉइंट में मुझे ये बता दो कि इजराइल के बारे में एक को चीज की खुदा का खौफ करो। और ये मतलब उस माहौल के अंदर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में वोट हुआ, और यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की अक्सरियत ने वोट डाल के कहा कि इजराइल की एड बंद कर देनी चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कह रहा है कि ये आदमी दहशतगर्द है, वांटेड क्रिमिनल है नेतन्याहू। यार उस माहौल के अंदर आप इतने खौफजदा, इतने डरे हुए क्या कर रहे हो यार? अपनी ताकत पे तो यकीन रखो। क्या स्टांस क्या लें? देखिए बिल्कुल एंगेज यहाँ पे एक चीज ऐड कर रहे हैं, इमरान खान की स्टेटमेंट भी चल रही है और उनका बयान भी चल रहा है 2020 वाला, काफी ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है। अच्छा, उस पर भी बड़े हमारे अपने पीटीआई वाले कंफ्यूज है यार। देखो क्यों जो उसने 2 स्टेट का क्यों बात की भाई। पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी और मुस्लिम उम्मा की पॉलिसी कैंप डेविड अकॉर्ड के वक्त से ये है। कैंप डेविड अकॉर्ड कौन था? जब इजिप्ट
और इनके अकॉर्ड हुआ, और उसके बाद ओस्लो अकॉर्ड खासतौर पे जब हुए, जिसमें यासर अराफात पीएलओ चेयरमैन के तौर पे इजरायली वजीर आजम के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया। ओस्लो अकॉर्ड 91 हुआ 92 में, फिर ओस्लो अकॉर्ड 2 हुआ 93 के अंदर। उसके अंदर पीएलओ ने इजराइल की हकीकत को माना और कहा कि ये जिंदा रहेंगे, और इजराइल ने फलस्तीन की हकीकत को माना और उन्होंने कहा इनकी अलग रियासत होगी। उसको कहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन। जो और उसके अंदर, उस ओस्लो अकॉर्ड के अंदर सिर्फ ये लिखा गया कि इसके जो बाउंड्रीज हैं एग्जैक्ट, कि कौन सा हिस्सा जो है वो फलस्तीन का हिस्सा होगा और कौन सा इजराइल का हिस्सा होगा, ये साथ बैठ के इसका फैसला किया जाएगा, उसमें डिफाइन नहीं है। लेकिन पैलेस्टाइन की पोजीशन, जो मुस्लिम उम्मा की पोजीशन है, वो ये है कि 1967 से पहले, यानी गोलान हाइट्स जो सीरिया की कब्जा कर लिया 67 की वॉर में इजराइल ने, इसी तरीके से जॉर्डन का जो वेस्ट बैंक एटसेट्रा, सो ये जो इलाके हैं वो वापस करेगा। बैतुल अक़दस जो है वो फलस्तीन का दारुल खिलाफा का हिस्सा होगा, जेरूशलेम। ये हमारी पोजीशन है। तो हमारी पोजीशन ये नहीं है कि हम इजराइल को मानते ही नहीं, हम ये कहते हैं हम इजराइल को उस वक्त मानेंगे जब फलस्तीन भी साथ आजाद होगा। एक ही दिन अगर ये दोनों काम हो रहे हैं तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा की 50 साल पुरानी है। ख्वाजा आसिफ ने भी ये भी बड़ा कैटेगोरिकली कल का है कि नहीं, कहते हम तो मान ही नहीं रहे इजराइल के, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब पहले बिल्कुल भी नहीं माने। मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, मैं तो आपको बोला यार ऑन एयर, मैं बोलों के साथ डालने बिल्कुल ठीक पोजीशन ली है, फॉरेन ऑफिस से हमारी बिल्कुल ठीक पोजीशन ली है, और क्योंकि हम हाइब्रिड निजाम के अंदर चल रहे हैं तो जाहिर है कि वो इसके अंदर जो आपकी रियासत की सपोर्ट से वो पोजीशन, यूएस प्रेशर जो है, जो कि अपेरेंटली ये लोग फेस कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, बहुत ज्यादा आगे से हमने देखा फेवर्स ली हमने वहां से डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी इजराइल कंट्रोल कर रहा है। तो ये प्रेशर जो है, क्या ये सस्टेन, एक तो इस एंड पे कर रहे हैं, दूसरे एंड पे जो प्रेशर है इनके ऊपर बगराम एयरबेस के हवाले से भी है। दोनों प्रेशर्स के सिलसिले के अंदर व्हाट इज द डिफरेंट पॉलिसी, अगर आपकी हुकूमत हो तो क्या लेते हैं? अभी जो हो रहा है ना, हमारा जो अफगानिस्तान वाला प्रेशर है वो सस्टेन करने के लिए बड़ी जबरदस्त जो डेवलपमेंट हुई है, वो चाइना का जो इंगेजमेंट बढ़ी है अफगानिस्तान के अंदर। चाइना, रशिया, ईरान तीनों की स्टेटमेंट भी आई नहीं, वो तो था, लेकिन स्पेसिफिकली चाइना, देखो चाइना और पाकिस्तान जो जेन्युइन कोई दोस्त हैं ममालिक, वो हुकूमतें जो आए जाएं, एक रियासती लेवल के ऊपर जो जेन्युइन दोस्ती है वो पाकिस्तान चाइना, जिस पे हम यकीन कर सकते हैं। और जो हमने भी फेंटा लगाया इंडिया का मई के अंदर, उसके अंदर भी चाइना का बहुत बड़ा किरदार था, उनकी टेक्नोलॉजी का और सब। और पैसे हैं चाइना के पास, और चाइना भी बैठा हुआ है वहां पे। और उसने कहा क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, बागराम एयरबेस उसको क्यों चाहिए? उसको ईरान के लिए तो नहीं उसने कहा, उसने पाकिस्तान के लिए नहीं कहा, उसने कहा चाइना और चाइना की न्यूक्लियर साइट्स। सो ईरान क्योंकि वहां पे पोजीशन लेने को तैयार है। अभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना का जो काबुल के अंदर जो लास्ट मीटिंग हुई है, तीनों ने साथ खड़े होकर मुआहदे पे दस्तखत किए। ये बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। फॉरेन पॉलिसी के स्टेज पे बहुत सी अच्छी चीजें हुई हैं। ईरान के साथ हमारी रिलेशनशिप जो है वो बहुत बेहतर हुई है। ईरान के सदर ने वॉर के बाद, ये वो वॉर जिसमें अमेरिका ने और इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान की अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक चल रही है। और ईरान का सदर जो है वो दूसरा मुल्क जिसको विजिट करता है सदर बनने के बाद, वो पाकिस्तान है। और वो कहता है कि पाकिस्तान ने जो जिस तरीके से हमारी जंग के दौरान मदद की, मैं जब तक जिंदा हूं मैं नहीं बोलूंगा। सो वो बड़ी अच्छी एक 4 सितंबर को यूएनजीए में उसने खड़े होकर कहा कि जो पाकिस्तान नाम लेके उसने जिस मुल्कों की तारीफ की उसमें पाकिस्तान, सऊदी वाला हमारे डिफेंस पैक्ट, सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट हो गया। एक जबरदस्त काम जो मोहम्मद बिन सलमान और ईरान दोनों को जाता है कि वो जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो रिफ्ट थी ना, खासतौर पर अरब वर्ल्ड के अंदर इन पर्टिकुलर, प्रो ईरान प्रो सऊदी जो था, वो जो इसने जबरदस्त काम किया ना मोहम्मद बिन सलमान ने, उसको पूरा क्रेडिट जाता है। एंड जाहिर है ईरान की लीडरशिप को जो इन्वॉल्व थे, उन्होंने जो अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए हैं उससे भी, तो हमें बड़ी स्पेस मिली है यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और उसको जब बैक किया है हमने अपनी डिफेंस की ताकत दिखाकर, इंडिया की एग्रेशन को रिपेल करके, तो दोबारा से एक वाकई में नजर आता है कि पाकिस्तान के लिए एक स्पेस पैदा हुई है जो बहुत हमारे लिए श्रिंक कर गई थी। तो वो पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं, विच इज वेरी गुड। उसके ऊपर हमने बिल्ड करना है। मेरी कहानी हमेशा इधर आगे रुकती है, भाई ये जबरदस्त चीजें हो रही हैं, आप अपना घर ठीक कर रहा। जब तक कंट्री आपस में डिवाइडेड है तो आप खतरे से बाहर मुकम्मल तौर पे निकल ही नहीं सकते। जब वो आपको डायरेक्ट नहीं अटैक कर सकते ना, 2 दफा तो फेंटा लग गया मोदी को,
अभी वो एयर मार्शल अरशद मलिक जो PIA को भी हेड करते थे हमारे ज़माने में, उनका मैं देख रहा था, उन्होंने कहा है कि खदशा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने का इंडिया में, और उसको बहाना बना के फिर वो इसी तरीके से रिपोर्ट्स नेवी से अटैक के भी हैं। हाँ, इसी तरीके से एग्जैक्टली इसी तरीके से मेरे ख्याल में ये भी चांसेस हैं कि वो अंदर आपके शिजम्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो इस्तेमाल करें। अच्छा, जो इस्तेमाल हो जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि इंडिया मुझे इस्तेमाल कर रहा है। सो इसलिए अशद जरूरी है पाकिस्तान को, अगर वाकई एक बहुत ही हिस्टोरिक टाइम है इस वक्त, इसमें अपॉर्चुनिटीज भी पाकिस्तान के लिए बेतहाशा निकल रही हैं और पाकिस्तान के लिए खतरात भी बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी सऊदी डिफेंस पैक्ट के बाद आप इजराइल के हमेशा से आप खटकते थे इजराइल को, आप तो आप बिल्कुल टारगेट हो इजराइल का। सो इसलिए इस मौके के अंदर इन खतरात से बचने के लिए, इन मौकों का फायदा उठाने के लिए अपना हाउस एंड ऑर्डर करो। पॉलिटिकल जो सियासी बुहरान चल रहा है इसको खत्म करो, और वो सियासी बुहरान जब तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ को आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है, उनके लीडरों को सजाएं देते चले जा रहे हैं। उनका लीडर जो है इमरान खान जो है उसको आपने जेल में डाला हुआ है, सबसे पॉपुलर पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडर। बुहरान नहीं खत्म हो सकता, सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से बुहरान नहीं खत्म होगा। सियासी इनिशिएटिव की जरूरत है, एक रीसेट ऑफ डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की। मैं तो इसलिए बोल चुका हूँ एक नए मिसाक जमहूरियत की जरूरत है पाकिस्तान को। तो इमरान खान सबको अगर बाहर ले आए, तहरीक इंसाफ को दीवार से ना लगाया, छोड़ दिया, तो डू यू थिंक तहरीक इंसाफ भी रेप्लिकेट करेगी यही सेंटिमेंट जो है, या वो तो सड़कों पे निकल आएगी, बंद कर देगी, मैशद और कहेंगे वी डोंट केयर अबाउट द फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट्स ऑफ पाकिस्तान? यू सेड कि जरूरत है कि इमरान खान को रिलीज किया जाए, तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिले। सही, ठीक है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट जो प्रेजेंट किया जाता है वो ये दिया जाता है कि सड़कें बंद करेंगे, वो कहेंगे वी डोंट केयर अबाउट द फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट्स। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो कहेंगे कि नहीं कहेंगे तो एक मफरूजा है ना, पता नहीं कहेंगे कि नहीं कहेंगे। लेकिन मैं तो ये सिर्फ कह ही नहीं रहा कि सिर्फ ये करने को नहीं कह रहा। मैं जो आपसे कह रहा हूं उससे तो उसमें तो एक तरीके इंसाफ के लिए भी मुतालबा है ना मेरा। मैं तो कह रहा हूं कि भाई एक नए मिसाक जमहूरियत की जरूरत है। मिसाक जमहूरियत कौन साइन करेगा? सारी सियासी पार्टियां ज्वाइन करेंगी। तहरीक इंसाफ अगर जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं, जो ज़ाहिर है चलाना चाहते हैं, को बंदूक के जरिए तो नहीं इनकलाब लाना चाहते ना, तो ये जो सियासी निज़ाम इस वक्त हमारा है, जहां सियासी पार्टियों ने एक दूसरे के गले पकड़े हुए ना, जमहूरियत नहीं चल सकती मेरे भाई। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना इस वक्त पॉलिटिकल डिवाइड है, जितनी पोलराइजेशन है, तो सबको अपनी पोजीशन से जरा पीछे हट के एक बेहतर पाकिस्तान के लिए, एक जिसको हम हकीकी जमहूरियत कहते हैं, उसके लिए दोबारा से इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के रीसेट की जरूरत है। एक नए मिसाक जमहूरियत की जरूरत है। और जो हर पार्टी के इश्यूज हैं, जाहिर है अकाउंटेबिलिटी एक बहुत सेंट्रल इशू होगा उसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें ये लिख दें कि अच्छा जी जिसने चोरी की है उसको माफ कर दें, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन आप एक एग्रीमेंट आप निकाले कि एक इस अकाउंटेबिलिटी से तो डरती है मौजूदा निज़ाम से, डरता है हुकूमत। नहीं, खैर वो उन्होंने पुराने वाले तो सारे माफ करा दिए, सब चिट्टा सफेद। वो तो आप देखते नहीं, हर हफ्ते में आता था फलाना केस भी खत्म, तो फलाना भी खत्म, तो फलाना भी खत्म। तो उनसे अब तो हम उनसे कह रहे हैं कि यार कम से कम फ्यूचर की चोरियां। और दूसरी बात ये, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आसिफ ज़रदारी को जेल में डालो, शहबाज शरीफ को जेल में, मैं कह रहा हूँ जो चोरी करता है, तहरीक इंसाफ वाले में भी थे ना हमारे में जिन्होंने चोरियां की हैं, उनको भी चुप के अंदर डालो, वो भी मार कर रहे हैं। अच्छा, अंदर वो गए जिन्होंने चोरियां नहीं की, उनको अंदर चुप के डाल दिया। जिन्होंने चोरियां की वो फर्स्ट क्लास, फिर बेहतरीन। अच्छा, किसकी तरफ वाला आप साफी हैं तो आप मुझे बताएंगे। एक तो नाम आप लोगों की तो इनफाइटिंग ही नहीं खत्म हो रही। वो कहते हैं सारे एजेंट है, ये भी एजेंट है, वो भी एजेंट है। कभी यार ये मैं आज सुबह भी मुझसे दहशतगर्दी डाल के बात पूछा, भाई ये हो नहीं गया है, ये किया गया है। मार 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 आपने पार्टी को तोड़, बंदों को उठा के अंदर प्रेशर लड़ा के इसको पार्टी से निकलवा दो, इसको पार्टी में डलवा दो। तो ये तो सिचुएशन क्रिएट की गई है ना। सो उसमें किसके अंदर क्या ताज्जुब की बात है, कैसा हो रहा है। लेकिन बॉटम लाइन पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी क्या है, इससे कोई फर्क पड़ता है? पाकिस्तान की फंडामेंटल पॉलिटिकल रियलिटी में कख नहीं फर्क पड़ता। इमरान खान है, अवाम की सपोर्ट है, दैट इज द फंडामेंटल पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। वो अनचेंज्ड है। सही, वो अनचेंज्ड है। अभी हाल में एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कोई टिल्टेड है? शेर अफजल मरवत का नाम आता है, गंडापुर का बहुत ज्यादा आता है, अब तो लीमा खान साहबा का भी नाम आ गया। कोई बच्चा नहीं इस वक्त जो है वो बेसिकली जो है वो गद्दार सारे हैं, ठीक है ना। सो हर एक को गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है।
सिर्फ एक मेन्यू ऑप्शन है कि आप इसमें से चूज कर लें कि आप किस वजह से गद्दार हैं, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसमें जेल जाने वाला भी गद्दार है कि ये फरमाइशी गिरफ्तारी थी, जो नहीं गया तो वो इसलिए नहीं गया क्योंकि वो गद्दार है। जेल जाके जल्दी बाहर आ गया तो इसलिए आ गया क्योंकि वो गद्दार है। जेल जाके देर बैठा तो उन्होंने कहा ये भी फरमाइशी है हीरो बनने के लिए, ये भी गद्दार, तो वो इसको तो सब गद्दार है। बट वो तो मैं बोल रहा ना कि ये माहौल जो है, कोई पाकिस्तान की बुनियादी सियासी ढांचे पे कख इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बड़ा मजा आ रहा होगा जो तहरीके इंसाफ के जो मुखालफीन है उनको बहुत मजा आ रहा होगा, इसे कख नहीं फर्क पड़ रहा। जो पॉलिटिकल रियलिटी है पाकिस्तान की, वो इमरान खान है और अवाम की सपोर्ट है, और उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। Perfectly summed up. Albi, thank you so much for your time. You were patient. You were patient. पेशेंट वो वाला भी मेरे ज़हन में आ गया, वो भी इन्होंने बना दिया, और दूसरा पेशेंट भी है। बट बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और सारे सवालों के जवाब देने का। रेस्ट इज अप टू यू गाइस टू डिसाइड एज टू व्हाट यू थिंक अबाउट द होल कन्वर्सेशन। तहरीक इंसाफ, पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान शुड ऑलवेज बी फर्स्ट। सियासी जमातों का जमहूरियत का इवेंचुअल गोल जो है वो पाकिस्तान की ग्रोथ ही है, एंड दैट इज़ वेयर द जर्नी लाइज। मुस्तकबिल भी वहीं पे। थैंक यू सो मच। दिस इज मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।